हेलो साथियों, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं शशिधर चौधरी आपके अपने चैनल शशि एग्री एकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए साथियों, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्रीकल्चर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूं, जो कि हमारे यूपी टीजीटी, पीजीटी, एजीटीए, गन्ना पर्यवेक्षक, अदर जितने भी हमारे एग्रीकल्चर से कंप्यूटर रिलेटेड एग्जाम होते हैं जिनमें एग्रीकल्चर आती है, उनके लिए बिल्कुल हेल्पफुल है। जी साथियों, बहुत अच्छे क्वेश्चन लेके आए हूँ, तो चलिए हम लोग देखते हैं, बिना देर के हुए अपने क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जी साथियों, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, गोबर की खाद में कितना प्रतिशत नाइट्रोजन पाया जाता है। तो देखिए साथियों, गोबर की खाद में 0.5% नाइट्रोजन पाया जाता है, और ये हमारा 0.30% है, ये इसमें फास्फोरस पाया जाता है गोबर की खाद में। जी साथियों, और जो हमारा 0.4% दिया हुआ है, ये हमारा पोटास पाया जाता है। क्या होता है साथियों? पोटास पाया जाता है। यदि बात होती है 1.5 से 2.5%, तो ये केंचुआ की खाद में क्या होता है? नाइट्रोजन की मात्रा होती है। किसकी? केंचुआ की खाद में होती है। जी साथियों, तो देखिए साथियों, खाद क्या होती है? सबसे पहले आपको मालूम हो जाए खाद। तो खाद वीक कार्बनिक पदार्थ होते हैं, जो क्या है, सजीवों के अपशिष्ट होते हैं, उनसे इनका निर्माण होता है। जीवाश्म वगैरह अवशेष जो होते हैं, उनसे निर्माण होता है, जैसे गोबरी खाद, कंपोस्ट खाद, वर्मी कंपोस्ट और ग्रीन मैन्योर, हरी खाद भी होती है। जी साथियों, तो साथियों देखियो, जो पशुओं का मूत्र होता है, अब मैं आपको एक पॉइंट आप लोग नोट डाउन करना, पशुओं का मूत्र में होता है नाइट्रोजन हमारे 0.4% पाई जाती है। कितनी? 0.4%। और यदि फास्फोरस की बात करें तो 0.05%। जी साथियों, यदि हम लोग पोटास की बात करते हैं तो साथियों 0.5% से 2% तक पोटास पाई जाती है। जी साथियों, हम लोग यदि केंचुए की खाद की बात करें तो केंचुए की खाद में नाइट्रोजन की मात्रा 1.5 से 2.5% होती है, और यदि हम लोग फास्फोरस की बात करते हैं तो 1.6 से हमारी 1.8% होती है। जी साथियों, यदि हम लोग करते हैं पोटास की बात तो 1% से 1.5% उसमें क्या है? पोटास पाई जाती है। जी साथियों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एमओपी में कितना प्रतिशत पोटेशियम होता है? म्यूरेट ऑफ पोटास होती है, जो उसमें कितनी प्रतिशत होता है जो पोटेशियम होता है, ये बताना है। जी साथियों, तो इसमें क्या होता है, हमारा 60% पोटेशियम होता है। कितना? 60% पोटेशियम होता है। देखिए साथियों जी, ये 22% है, तो 22% हमारा पोटेशियम मैग्नीशियम सल्फेट होता है। पोटेशियम मैग्नीशियम सल्फेट में पोटेशियम की मात्रा होती है। जी साथियों, यदि हम लोग 44% की बात करें तो 44% हमारा पोटेशियम नाइट्रेट में K2 होता है। जी साथियों, यदि हम लोग बात करते हैं 11% की, 11% क्या होता है? तो पोटेशियम मैग्नीशियम सल्फेट में 11% मैग्नीशियम की मात्रा होती है। जी साथियों, चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन क्या है। जी साथियों, तो आप हमारे चैनल शशि एग्री एकेडमी को बिल्कुल सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा वॉच कीजिए और शेयर कीजिए। जी साथियों, DAP में नत्रजन की मात्रा यह है कितनी होती है? जी साथियों, तो DAP में हमारे नाइट्रोजन की मात्रा कितनी? 18% होती है। कितनी? 18% होती है। यदि हम लोग फास्फोरस की बात करते हैं तो 16% फास्फोरस, और पोटास की मात्रा 46%, 46 से 48% तक पोटास पाया जाता है। जी साथियों, DAP में। जी देखिए, इसमें दिए हुआ 11%। 11% क्या है? 11% हमारा जो MAP में नाइट्रोजन की मात्रा होती है। जी साथियों, यदि हम लोग बात करते हैं 33% की, तो 33% हमारा अमोनियम नाइट्रेट होता है, उसमें नाइट्रोजन की मात्रा होती है। यदि हम लोग बात करते हैं 26% की, तो देखिए 26% कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट में नाइट्रोजन की मात्रा होती है, और यदि 46% की मात्रा करें तो यूरिया में 46% नाइट्रोजन की मात्रा पाई जाती है। जी साथियों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। फेरस सल्फेट में कितने प्रतिशत सल्फेट होता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन साथियों। फेरस सल्फेट में कितने प्रतिशत सल्फेट होता है? तो देखिए साथी, फेरस सल्फेट में 19% सल्फेट होता है। कितना? 19%। चलिए मैं इसके कुछ ट्रिक बताता हूँ। देखिए 13, 2 15, 2 17, 2 19। देखिए, जो 13% सल्फेट है, ये हमारा कॉपर सल्फेट में पाया जाता है। किससे? कॉपर सल्फेट में पाया जाता है। और 15% जो सल्फेट है, ये हमारा जिंक सल्फेट में पाया जाता है। किसमें? जिंक सल्फेट में। और जो 17% होता है, ये मैग्नीशियम सल्फेट में पाया जाता है, सल्फेट की मात्रा। और फेरस सल्फेट में 19% होती है। जी साथियों, बिल्कुल। और जैसे कि आप लोग इसमें नोट डाउन और भी पॉइंट कर सकते हैं, जैसे कि हमारा फेरस सल्फेट होता है, जो कॉपर सल्फेट में 24% कॉपर की मात्रा होती है। ये क्या है? कॉपर की मात्रा है। और जिंक सल्फेट में जिंक की मात्रा 21% होती है। और यदि मैग्नीशियम सल्फेट में बात करें, मैग्नीशियम सल्फेट में तो मैग्नीज की मात्रा होती है 30.5%।
और यदि फेरस सल्फेट में आयरन की मात्रा, फेरस की आयरन की मात्रा की बात करें तो 19.5% आयरन होता है। जी साथियों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नीम की खली में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है? तो देखिए साथियों, नीम की खली में नाइट्रोजन की मात्रा 5.2% होती है। कितनी होती है? 5.2%। देखिए साथियों, ये होती है सूरजमुखी। ये सूरजमुखी की खली में नाइट्रोजन की मात्रा होती है। ये क्या होती है? सूरजमुखी की खली होती है जो उसमें होती है। यदि हम लोग 2.5% की बात करें तो ये महुआ की खली में नाइट्रोजन की मात्रा है। 7.5 ये हमारे मूंगफली क्या होती है? मूंगफली की खली में मात्रा होती है। जी साथियों, देखिए यदि हम लोग बात करते हैं नीम की, तो नीम में नाइट्रोजन 5.2% और हमारी जो फास्फोरस होता है वो 1% और पोटास हमारा 1.4% पाया जाता है। यदि हम लोग करते हैं सूरजमुखी की बात, तो नाइट्रोजन 4.9% और फास्फोरस 1.4% और 1.2% हमारा पोटास पाया जाता है। जी साथियों, यदि महुआ की खली की बात करते हैं तो महुआ की खली में नाइट्रोजन हमारा हो जाएगा 2.5% और फास्फोरस की बात करते हैं तो 0.8% और यदि पोटास की बात करते हैं तो 1.8%। जी साथियों, अब हम लोग बात करते हैं मूंगफली की खली। जो मूंगफली की खली में नाइट्रोजन होता है 7.3% और फास्फोरस की बात करते हैं तो 1.5% और यदि पोटास की बात करते हैं तो 1.3% होता है। जी साथियों, तो अब चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। मिर्च की जलमांग कितनी होती है? जो मिर्च होती है आप लोग खाते हैं ना, तो मिर्च की जलमांग कितनी होती है? तो देखिए साथियों, मिर्च की जलमांग 500 होती है। कितनी होती है? 500 होती है। जी साथियों, 500 जलमांग है जो हमारी सूरजमुखी की भी होती है और 900 से 2500 जलमांग ये हमारी धान की होती है। किसकी? धान की होती है। 1500 से 2500 जलमांग हमारी गन्ना की होती है। 1800 से 2500 जलमांग केला की होती है। किसकी साथियों? केला की। देखिए साथियों, सबसे कम जलमांग हमारी 300 से 500, 300 से 500 होती है। ये हमारी होती है किसकी? सेम फली होती है। जो सेम फली आपने सुना होगा, सबसे कम जलमांग सेम फली की होती है 300 से 500 और सबसे ज़्यादा जलमांग की बात करें तो केला की होती है 1800 से 2500। यदि केला नहीं होता है तब वहाँ पर गन्ना आता है। जी साथियों, क्योंकि सबसे ज़्यादा जलमांग गन्ने की नहीं बल्कि केला की होती है। केला नहीं होता ऑप्शन में तब वहाँ पे गन्ना आता है। तो ये मिर्च की जलमांग पूछिए तो मिर्च की जलमांग 500 है। जी साथियों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सबसे ज़्यादा जल उपयोग दक्षता किसकी होती है? वाटर यूज इफिशिएंसी, जल उपयोग दक्षता सबसे अधिक किसकी होती है? सबसे ज़्यादा पूछी गई है। तो देखिए साथियों, रागी, चावल, गेहूं, ज्वार, तो सबसे ज़्यादा रागी की होती है। रागी में कितनी होती है? 13.4 किलोग्राम हेक्टेयर mm में होती है साथियों। ये किलोग्राम प्रति हेक्टेयर mm में होती है। यदि चावल की बात करें तो इसमें 3.7% होती है, 3.7 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर mm होती है। गेहूं की बात करें तो इसमें 12.6 होती है और ज्वार में हमारी 9 होती है। जी साथियों, सबसे कम हमारी चावल की होती है और सबसे ज़्यादा हमारी रागी की होती है। जी साथियों, जैम में TSS की मात्रा कितनी होती है? जो हमारा जैम होता है उसमें TSS की मात्रा कितनी होती है? तो देखिए साथियों, जैम में TSS की मात्रा 68% होती है। कितनी? 68% जैम में TSS की मात्रा होती है और 65% हमारा होता है ये जेली में TSS की मात्रा होती है। किसमें साथियों? जेली में। यदि 55% की बात करें तो ये हमारा क्रिस होता है जो उसमें होती है TSS की मात्रा और 30% हमारी कॉर्डियल में होती है। ठीक है साथियों। जी देखिए, यदि हम लोग इसकी एसिड की बात करें, जो अम्लता होती है, तो देखिए साथियों, जेली में जो हमारा जैम होता है, जैम में एसिडिटी होती है 0.5 से 0.6%। यदि हम लोग जेली की बात करते हैं तो 0.75% एसिडिटी होती है। और यदि हम लोग शरबत की बात करते हैं तो 1.3% होती है। यदि हम लोग क्रश की बात करते हैं तो 1 से 1.2% होती है। यदि कॉर्डियल की बात करते हैं तो 1.5% क्या साथियों? कॉर्डियल की होती है अम्लता। जी साथियों, और शरबत का TSS भी 65% ही होता है जो कि जेली के बराबर होता है। जी साथियों, चेवन किसे कहते हैं? चेवन होता है जो किसे कहते हैं? जी साथियों, तो देखिए, ये चेवन क्या होता है? ये बकरी के मांस को हम लोग चेवन कहते हैं। किसको? बकरी के मांस को हम लोग चेवन बोलते हैं। जी साथियों, जो हमारा बकरी का मांस होता है चेवन, और मटन है जो हमारा, मटन बोलते हैं भेड़ के मांस को।
भेड़ के मांस को मटन बोलते हैं, बफन बोलते हैं भैंस के मांस को, बफन बोलते हैं इसको, भैंस के मांस को। गाय का मांस होता है उसे हम लोग बीफ बोलते हैं, क्या बोलते हैं? बीफ बोलते हैं। और मुर्गा के मांस को चिकन बोलते हैं। और साथियों सुअर के मांस को पोर्क बोलते हैं, क्या कहते हैं? पोर्क बोलते हैं। और बीफ गाय हो गई, तो साथियों ये हमारे क्या हो गए? मांस होते हैं। चेवन क्या है? चेवन बकरी के मांस को चेवन बोलते हैं। जी साथियों, मटन होता है भेड़ का मांस। जी साथियों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मुर्गी का गर्भकाल कितने दिन का होता है? जो हमारी मुर्गी होती है इसका गर्भकाल सबसे कम होता है, सबसे छोटा 21 दिन का होता है साथियों। कितने? 21 दिन का। और सबसे बड़ा गर्भकाल होता है ऊँट का, होता है 389 दिन का। ये क्या होता है? ऊँट का सबसे लंबा गर्भकाल होता है। और 282 दिन का गर्भकाल है तो ये हमारा गाय का होता है। किसका होता है साथियों? गाय का होता है। और 151 दिन का जो हमारा गर्भकाल है ये हमारा क्या है? बकरी का होता है। जी साथियों, यदि भेड़ की बात करते हैं तो 147 दिन, या कभी कभी 3 दिन प्लस में भी आ जाते हैं तो वो भी होता है। जी साथियों, 147 दिन या 150 दिन, लेकिन बकरी से कम होता है भेड़ का, ये आप लोग याद रखना। और जो हमारी भैंस होती है 307 से 310 दिन में, मतलब समझो 307 या 10 दिन भैंस का गर्भकाल होता है। जी साथियों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। असम हिल किसकी नस्ल है? ये बताना असम हिल क्या है, किसकी नस्ल है? तो साथियों असम हिल हमारी बकरी की नस्ल है। किसकी? बकरी की। बकरी के अन्य नस्ल में जैसे बीटल जो पंजाब में, बीटल बारबरी हमारी उत्तर प्रदेश और राजस्थान में पाई जाती है, गद्दी हिमाचल प्रदेश में, जमुनापारी उत्तर प्रदेश में, और पंतजा यूपी और उत्तराखंड में। देखिए साथियों, जो हमारी गद्दी है, गद्दी हमारी बकरी की भी नस्ल है और गद्दी हमारी भेड़ की भी नस्ल होती है। जी साथियों, अब कुछ मुर्गी जो है मुर्गी की नस्लें में देख लेते हैं, जैसे कि असील, कड़कनाथ और कामरूप। ऊँट की नस्लें होती हैं हमारे बीकानेरी, जैसलमेरी, मेवाती, मालवी। चलते हैं भेड़ की ओर, जालौनी, मुजफ्फरनगरी। जी साथियों, सबसे अच्छी मांस की दृष्टि से उत्पादन के लिए सबसे ज़्यादा डेक्कनी और मद्रास रेड का उत्पादन की माले पालते हैं। और बकरी को साथियों, तो बकरी को सबसे ज़्यादा हमारे उत्तर प्रदेश में जमुनापारी बकरी पाई जाती है। जी साथियों, गाय के दूध में वसा का प्रतिशत क्या है? जो गाय का दूध होता है उसमें वसा का प्रतिशत क्या होता है? तो साथियों गाय के दूध में वसा का प्रतिशत 3.7% होता है। क्या होता है? 3.7% होता है। और भैंस के दूध में 7.30% होता है। ये क्या होता है? भैंस के दूध में वसा की मात्रा है। और देखिए 7.9% सबसे ज़्यादा भेड़ के दूध में पाया जाता है वसा, और सबसे कम घोड़ा के दूध में 1.5%। घोड़ी का जो दूध होता है उसमें 1.5% वसा की मात्रा पाई जाती है। जी साथियों, भेड़ के दूध में प्रोटीन का प्रतिशत क्या है? मान ली प्रोटीन का परसेंटेज कितना होता है? तो देखिए साथियों, जो भेड़ का होता है उसमें 5.2% क्या है? प्रोटीन पाया जाता है, जो कि सबसे ज़्यादा होता है, जो कि सबसे ज़्यादा होता है। और मानव के दूध जो औरतों का दूध होता है उसमें सबसे कम प्रोटीन पाई जाती है, 1.6%। यदि बात करें 3.6%, तो ये हमारे भैंस के दूध में प्रोटीन की मात्रा होती है। और यदि हम लोग बात करें 3.5%, तो ये हमारे गाय के दूध में प्रोटीन की मात्रा होती है। जी साथियों, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं। मक्खन से घी बनाने में कितने ताप की आवश्यकता होती है? जो मक्खन से घी बनाया जाता है तो साथियों 110 से 120, 100 इंटू नहीं है, 110 से 120 होता है साथियों। 110 से 120 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होती है मक्खन से घी बनाने में। देखिए साथियों, 0 से 5 डिग्री सेल्सियस में घी का भंडारण किया जाता है। इसमें क्या घी का भंडारण होता है? यदि 21 डिग्री सेल्सियस की बात हो, यदि 21 डिग्री सेल्सियस की बात हो तो इसमें 8 से 10 घंटे में क्या है? दही का निर्माण हो जाता है, दूसरी दही बन जाता है। और 100 डिग्री सेल्सियस में 10 से 15 मिनट में जीवाणु क्या है? दूध के नष्ट हो जाते हैं। जी साथियों, निम्न में पेरिकार्प किसका खाने योग्य भाग है? तो साथियों, जो हमारा बेर है इसका भाग क्या है? पेरिकार्प खाया जाता है। और आंवला है जो हमारा, आंवला का मीसोकार्प खाया जाता है। और जो हमारा करौंदा होता है इसका एपिकार्प और मीसोकार्प खाया जाता है। आम होता है, आम का हमारा मीसोकार्प खाया जाता है। क्या साथियों? मीसोकार्प खाया जाता है। जी साथियों, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं साथियों। निम्न में कौन सा फल एक बीज पत्री नहीं है? तो साथियों देखिए,
के आम है जो हमारा एक बीज पत्री नहीं है। आम क्या है? एक बीज पत्री नहीं है। केला, नारियल, खरजूर है, ये एक बीज पत्री हैं। जी साथियों, निम्न में कौन वृद्धिरोधक हार्मोन्स है? कौन सा वृद्धिरोधक हार्मोन्स है? तो साथियों, जो वृद्धिकारक हार्मोन्स होते हैं, ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, ये क्या है? वृद्धि करने वाले हार्मोन्स होते हैं। जो इथाइलिन होता है, ABA हो गया और MH हो गया, तो ये हमारे क्या हैं? वृद्धिरोधक हार्मोन्स होते हैं। तीन हैं वृद्धिकारक होते हैं, 3 वृद्धिरोधक होते हैं। जी साथियों, निम्न में वायुदाब विधि से, एयर लेयरिंग से किसमें प्रवर्धन होता है? ये प्रवर्धन नहीं बल्कि प्रवर्धन होता है साथियों, प्रेपोगेशन होता है। तो देखिए साथियों, ये जो वायुदाब विधि से जो प्रेपोगेशन होता है, तो ये देखिए लेमन, लीची और चेरी में होता है। तो लेमन, लीची और चेरी, लीची में हो, इसमें लीची दिया हो तो लीची में होगा। जी साथियों, तो संतरा है हमारा, तो संतरे में हमारा टी बडिंग होती है। क्या होती है? टी बडिंग होती है। और पपीता में सीड द्वारा होता है। किसके? बीज के द्वारा होता है। और केला की बात करें तो केला में सकर्स के द्वारा होता है। जी साथियों, केला और बांस में सकर्स से, बीज द्वारा नींबू, पपीता, नारियल, सुपारी में, टी बडिंग संतरा, बादाम, गुलाब में, और एयर लेयरिंग लेमन, लीची, चेरी में होती है। जी साथियों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्रश्न नंबर 19 है, केले में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कितनी होती है? तो केले में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा 36.4% होती है। कितनी साथियों? 36.4% होती है। 40% जो मात्रा है ये ताज़ा खजूर होता है। जो ताज़ा खजूर में होती है कार्बोहाइड्रेट की मात्रा। यदि जो हमारा 67.3% है, ये हमारा सूखा जो खजूर होता है, जिसे हम लोग छुहारा बोलते हैं, उसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा होती है। 77.3% हमारी किशमिश में होती है, जो कि अंगूर से बनाई जाती है, ये उसमें मात्रा होती है कार्बोहाइड्रेट की। जी साथियों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बादाम में वसा की मात्रा कितनी होती है? साथियों, जो बादाम होता है उसमें वसा की मात्रा कितनी होती है? तो बादाम में वसा की मात्रा 58.9% होती है। जो हमारा 70% है, ये हमारा पेकन नट में होती है वसा की मात्रा। क्या? पेकन नट होता है, उसमें होती है। 64.4% ये अखरोट में होती है साथियों। किसमें? अखरोट में होती है। 46.9% ये हमारा काजू में होती है। किसमें साथियों? काजू में होती है। जी साथियों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। गेहूं का अंकुरण प्रतिशत कितना होता है? जो गेहूं का अंकुरण प्रतिशत होता है, ये कितना होता है? तो साथियों, ये 85%, 85% होता है। जो हमारा 80 है, तो 80 है जो हमारा, ये चावल में होता है। किसमें? चावल में होता है। और 70 की बात करें तो 70 हमारा मूंगफली में होता है। और 75 की बात करें तो ये हमारा मटर में होता है। जी साथियों, यदि हम लोग बात करते हैं अंकुरण प्रतिशत कैसे निकाला जाता है, तो देखिए, अंकुरित बीजों की कुल संख्या हो जाती है। अंकुरित बीजों की जो संख्या होती है वो यहाँ पर होती है, और कुल बीज यहाँ पर होते हैं। कुल बीजों की संख्या यहाँ पर गुणे में 100 और परसेंटेज, ऐसे इसका सूत्र होता है। जी साथियों, और बीजों की संख्या कुल है जो हमारे भारत में, वो 2 से सीड प्रयोग किए जाते हैं। जी साथियों, ज्वार में नमी का प्रतिशत कितना होता है? तो साथियों, ज्वार में नमी का प्रतिशत 12% होता है। चना में हमारा 9 होता है। और 10% हमारा बरसीम में होता है नमी का प्रतिशत। और 8% हमारा टमाटर में होता है। जी साथियों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं 23वां क्वेश्चन क्या है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है साथियों, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम की दृष्टि से। पर्णरंध्र होते हैं जो को बंद रखने वाला रसायन कौन सा है? तो साथियों, एट्राजिन, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, सोडियम एक्जामाइड। तो ये क्या है? सभी जो हमारे रसायन हैं, ये पर्णरंध्र को बंद रखने का कार्य करते हैं। जी साथियों, पत्ती में परत बनाने वाला रसायन कौन सा है? जो पत्ती में परत बनाता है वो रसायन कौन सा है? सिलिकॉन, चूना, हेक्साडिकनॉल, हेक्साडिकेनॉल होता है। जी साथियों, ठीक है, ये सभी के सभी रसायन क्या है? पत्ती में परत बनाने वाले रसायन हैं। जी साथियों, चलते हैं आज के साथ में हमारा अंतिम प्रश्न होगा। बहुत ही अच्छे कुछ प्रश्न आज हम लेके आए थे, और ऐसे ही प्रश्न डेली लेकर आएंगे। जी साथियों, तो आप हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बात कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। MCPA कौन सा खरपतवार नाशी है? MCPA, MCBA, TCA, 2,4-D। तो यहाँ पे साथियों ऑप्शन डी में शायद में उपयुक्त सभी होना चाहिए था। ये क्या है? सभी के सभी
खरपतवारनाशी है। चलिए मैं इनकी फुल फॉर्म बता दे रहा हूँ। खरपतवारनाशी तो लेकिन निम्न की फुल फॉर्म बताना है, तो चलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ। MCPA क्या है? 2-मिथाइल 4-क्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड होता है साथियों जी। MCBA 2-मिथाइल 4-क्लोरोब्यूटारिक एसिड होता है। TCA ट्राईक्लोरो एसिटिक एसिड, ट्राईक्लोरो एसिटिक एसिड जी साथियों। यदि 2,4-D की बात आती है तो 2,4 डाईक्लोरो फिलॉक्सी एसिटिक एसिड जी साथियों, ये इसकी फुल फॉर्म होती हैं। ठीक है साथियों, ये सभी खरपतवारनाशी हैं। तो साथियों आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, ज़्यादा से ज़्यादा वॉच कीजिए और वीडियो शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वंदे मातरम। जय हिंद साथियों।